जय हिंद दोस्तों। स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आपका स्वागत है। इस डेली की जीके क्विज में आज आपको मिलेगा कुल 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के करीब मिलेगा आपको। तो रोज ये सेट दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर सेट देखते हैं और पूरा देखते हैं तो आप किसी भी परीक्षा के लिए अपनी जीके की तैयारी बहुत मजबूत कर सकेंगे। दोस्तों, जीके का पोर्शन सबसे बड़ा होता है और सबसे कठिन भी होता है। सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे गए हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए और जो नहीं आता है उसको नोट करते चलिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है आपका यहाँ पे? दोस्तों, ये है आपका रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम की वजह से दूध दही में बनता है। और अगर बात करें कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिड। दूध में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड और दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिड। दोस्तों, दूध से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुखता मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं केसीन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है स्टेट लेवल के पुलिस में, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि दूध में कौन सा प्रोटीन, केसीन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा भाग भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा भाग? दोस्तों, सिंधु सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भारत में स्थित नहीं है। यहाँ पे आपका लोथल सही हो जाएगा। लोथल भारत में स्थित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लिए लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उन पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आपके काम की कई सारी चीज़ें मिलेंगी, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सारे मिक्स क्वेश्चन दिए हैं इसमें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों, आपके अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र के संबंधित विद्या का वर्णन है। तो अथर्ववेद आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। जी हाँ, याद आया, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि किस संगम पर किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। तो किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है? आपके उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। अगर अजातशत्रु की बात करें तो इसे कहा जाता है पितृहंता। इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक, तो अशोक को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, कुड़िक के नाम से। और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है तभी पूछा गया है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? यानी कि वो गमन हुआ का मतलब ये नहीं है कि मतलब मिट गया। बौद्ध धर्म का गमन हुआ यानी कि बौद्ध धर्म पहुंचा नेपाल में। नेपाल में बौद्ध धर्म किस शासक में पहुंचाया? तो वो अशोक ने पहुंचाया था। अशोक बौद्ध धर्म का काफी बड़ा प्रवर्तक था। प्रवर्तक तो बौद्ध धर्म के बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध। मतलब अशोक ने काफ़ी अपना धर्म को फैलाया था, अपने छोटे लड़कों को भी भेज दिया था श्रीलंका और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, सांची क्यों विख्यात है? सभी को पता होगा इसका क्वेश्चन। सांची का सबसे बड़ा स्तूप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्तूप है जो कि भारत में स्थित है, सांची का स्तूप। सांची स्तूप क्या होते हैं दोस्तों? स्तूप वे जगह पे है जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी गई हैं, यानी कि अस्थियों का कुछ भाग स्तूप में रखा जाता है, तो वही स्तूप होते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं दोस्तों? सातवें का आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहा जाता है पशुओं के प्रसुप्ति काल को, सातवें का आंसर। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों आपका 100 से 120 दिन तक। 100 से 120, कहीं कहीं आपको 150 भी मिला होगा, कहीं कहीं ये लिख दिया जाता है 150, लेकिन ये 100 से 120 दिन तक ही मेन आता है। अगर 100 से 150 ऑप्शन मिल रहा है और 120 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लगा सकते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन का नाम, विटामिन सी। विटामिन सी आपका मिलता है केवल खट्टे फलों में। खट्टे फलों में मिलता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इनमें मिलता है विटामिन सी। ये मांसाहारी भोजनों में नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन आपके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, इसलिए केवल मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए कि इसमें प्रोटीन बहुत मिलता है। ये सब मिथ्या है,
प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा सोयाबीन से मिलता है। चलिए दोस्तों, सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका सिमुक। सिमुक ने सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। दोस्तों, सतवाहन पहले एक दूसरे राज्य के अधीन, किसके अधीन काम करते थे? तो ये मौर्यों के अधीन काम करते थे। बाद में मौर्यों को ही अपदस्थ करके, यानी कि पद से हटा करके खुद कब्जा कर लिया। किसने किया था? तो सिमुक ने। चलिए दोस्तों, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस कुषाण शासक ने? आपके 12वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों कडफिसस द्वितीय ने। कडफिसस द्वितीय ने। यहाँ पे कनिष्क मत लगाइएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रचारक था। कडफिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ये कुषाण शासक था। ठीक है दोस्तों। और अगर बात की जाए कि सब सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस युग में जारी हुई थी, तो गुप्त काल में जारी हुई थी। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? दोस्तों, भारत का नेपोलियन एक ही शासक को कहा जाता है, वो है गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर यह बताया जाता है कि ये कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। इसलिए V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन कौन था? तो फ्रांस का शासक था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान एक चीनी यात्री था दोस्तों, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपके डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए दोस्तों, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों, वर्धन वंश जो कि थानेश्वर में स्थापित हुआ था, तो ये पुष्यभूति वंश से ही पता चल रहा है। पुष्यभूति वर्धन ने इसकी स्थापना की थी, पुष्यभूति वर्धन ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महलवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? दोस्तों, महलवारी प्रथा में ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, यानी कि ग्राम समुदाय से डायरेक्ट राजस्व वसूला जाता था महलवारी प्रथा में। चलिए दोस्तों, महलवारी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? महलवारी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? तो दोस्तों, आपका जो महलवारी प्रथा है वो लागू की गई थी सबसे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महलवारी प्रथा काफ़ी प्रचलित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? किसके काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था? 18 का आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक प्रणाली का सूत्रपात हुआ? सारे क्वेश्चन मिक्स दिए जाते हैं, प्राचीन भारत से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे क्वेश्चन। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ था? 19वें का आंसर शायद आपको बता दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के। चलिए दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में दोस्तों आपका ह्वेनसांग भारत आया था। याद रखेंगे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चलिए, ह्वेनसांग भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ह्वेनसांग रहा था आपका कुल 14 वर्ष तक। एक सेकंड दोस्तों, ऊपर का एक क्वेश्चन शायद हमने गलत बता दिया। 19वें का आंसर हमने क्या बताया था, फिर से देख लीजिए एक बार। 19वें का आपका आंसर हो जाएगा वी, क्योंकि ऊपर भी हमने लॉर्ड वेलेजली बताया था। अभी मुझे याद आ गया अचानक से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, गलत बता दिया। जो सहायक संधि प्रणाली थी वो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ही आई थी। लॉर्ड वेलेजली ही सहायक संधि के सूत्रपात किया था, ये याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली ने। क्षमा चाहूँगा, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, लेकिन याद आ गया तो तुरंत आपको सही भी कर लिया। गलती हो जाती है तो उसे मान लेनी चाहिए और सुधार कर लेना चाहिए, उसी में भलाई है दोस्तों। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ध्यान रखेंगे, नहीं था। कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों आपका जो कौशाम्बी था, ये कोई विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बारे में तो विश्वविख्यात है
कि विद्या अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड ग्लैंड की बात कर रहा है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। और अगर केवल सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, प्लीहा क्या है? तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। नाइट्रोजनी आहार कौन सा है? यानी कि किस कंपाउंड में, किस में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों आपके प्रोटीन में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? तो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। कुल 21 अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है जो हमारे शरीर में होता है। कई बार ये 22, कई बार 24 भी कहा जाता है, पर मेनली 21 से ही बना होता है ये प्रोटीन। किससे? अमीनो एसिड से। अंकोर वाट कहाँ स्थित? अंकोर वाट क्या है दोस्तों? तो ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सॉरी दोस्तों, मंदिर है, ये मंदिर लिखा हुआ है और ये स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। मानव द्वारा जो प्रयुक्त अनाज सर्वप्रथम था वो था गेहूं एवं जौ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेट यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आज के सेट में कुल हमने 26 क्वेश्चन कवर किया। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली जीके कुछ सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी दिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।